तो आज हम बात करने वाले हैं पीटर लिंच की एक बहुत ही मशहूर किताब वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट के बारे में। असल में हमारे पास इस पर आधारित एक हिंदी ऑडियो बुक स्क्रिप्ट के कुछ हिस्से हैं, और जो सबसे मजेदार बात है ना, वो है इसका अंदाज। हाँ, ये कोई फाइनेंस का लेक्चर नहीं है। बिल्कुल नहीं, ये एक कहानी की तरह है, एक दोस्त की तरह आपको निवेश की दुनिया में ले जाती है। और ये कहानी एक बहुत ही एक हैरान करने वाले विचार से शुरू होती है। ये उस धारणा को तोड़ती है कि शेयर बाजार सिर्फ बड़े बड़े एक्सपर्ट्स का खेल है। हाँ, और इसकी जो शुरुआत की पंक्तियां हैं वो तो दिमाग में बैठ जाती हैं। कुछ इस तरह से है, सोचो वॉल स्ट्रीट के बड़े बड़े लोग सूट पहने करोड़ों करोड़ों के कंप्यूटर्स के साथ बैठकर भी मार्केट को बीट नहीं कर पाते, और वही एक नॉर्मल आदमी जो सुबह दूध लेने जाता है, जो शॉपिंग मॉल में घूमता है, वही आदमी शेयर मार्केट में वॉल स्ट्रीट से एक कदम आगे होता है। सुनने में तो ये बहुत ही अच्छा लगता है, पर क्या ये सच में मुमकिन है? यही तो पीटर लिंच के पूरे फलसफे का कह सकते हैं कि निचोड़ है। उनका मानना था कि एक आम इंसान होना यही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। अच्छा। हाँ, वो जानकारी जो हमें अपने आस पड़ोस से मिलती है, अपने काम की जगह से या शॉपिंग मॉल में घूमते हुए, वो किसी एनालिस्ट की महंगी रिपोर्ट से कहीं ज्यादा कीमती हो सकती है। मतलब वॉल स्ट्रीट के एनालिस्ट बैलेंस शीट पढ़ते हैं और हम प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, यही आपका एज है। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है, लेकिन इसे हकीकत में इस्तेमाल कैसे करें? मतलब मैं रोज मॉल जाता हूँ, नई चीजें देखता हूँ, पर मेरे दिमाग में ये तो नहीं आता कि चलो इस कंपनी में निवेश करते हैं। सही सवाल है, और इसका जवाब ना उस स्क्रिप्ट में रमेश नाम के किरदार की कहानी से मिलता है। ओके। तो होता यह है कि रमेश की पत्नी एक दिन एक नया वॉशिंग पाउडर घर लाती है, और कुछ हफ्तों बाद रमेश ये नोटिस करता है कि कपड़े पहले से ज्यादा साफ हो रहे हैं, पाउडर भी कम लग रहा है, और उसकी पत्नी भी बहुत खुश है। और फिर उसने देखा होगा कि आस पड़ोस की दुकानों पर भी वही बिक रहा है। एग्जैक्टली, वही उसका यूरेका मोमेंट था। पीटर लिंच का सिद्धांत यही काम आता है। रमेश ने जो देखा वो किसी कंप्यूटर स्क्रीन पर नहीं था, वो जमीनी हकीकत थी। तो एक तरह से शॉपिंग मॉल आपकी रिसर्च लैब बन गया, और आपकी सोसाइटी कंज्यूमर सर्वे का मैदान। आप बाजार को बाहर से नहीं देख रहे, आप बाजार के अंदर जी रहे हैं। ये पहला सिग्नल है कि इस कंपनी में कुछ खास हो रहा है। ये तो समझ आया, मतलब अपनी रोज की दुनिया में निवेश के मौके ढूंढना। लेकिन मान लीजिए मुझे कोई ऐसी कंपनी मिल भी गई, तो ये कैसे समझूं कि ये मेरे लिए सही है? हर कंपनी एक जैसी तो नहीं होती है ना? बिल्कुल, और यही अगला और सबसे जरूरी कदम है। हर स्टॉक की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक किरदार होता है, और अगर आप ये नहीं समझते कि आप किस तरह की कहानी में पैसा लगा रहे हैं, तो आप गलत उम्मीदें पाल लेंगे। अच्छा। इसीलिए स्टॉक्स को 6 अलग-अलग कहानियों में बांटा गया है, जो इस काम को बहुत आसान बना देता है। ओके, तो ये 6 कहानियां कौन सी हैं? पहली क्या है? पहली कहानी है स्लो ग्रोअर्स की। ये बड़ी सेटल्ड, थोड़ी बोरिंग कंपनियां होती हैं। जैसे कोई बड़ी यूटिलिटी कंपनी, बिजली बनाने वाली। वो हर साल थोड़ा बहुत बढ़ेगी, आपको डिविडेंड देगी, पर आपका पैसा 10 गुना नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक है। और दूसरी कहानी? दूसरी है स्टॉलवर्ट्स। ये हाथी जैसी बड़ी और भरोसेमंद कंपनियां हैं। सोचिए हिंदुस्तान यूनिलीवर या नेस्ले, जिनके प्रोडक्ट्स हम सालों से इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ, ये सुरक्षित है, लगातार डिविडेंड देते हैं, लेकिन इनसे भी आप 10 गुना रिटर्न की उम्मीद नहीं कर सकते। ये आपके पोर्टफोलियो को स्थिरता देती हैं। सही है। और तीसरी, जो सबकी पसंदीदा होती होगी? हाँ, तीसरी है फास्ट ग्रोअर्स। ये छोटी, नई और तेजी से बढ़ने वाली कंपनियां होती हैं। यहीं से निकलते हैं मल्टी बैगर, जो आपका पैसा कई गुना करते हैं। अच्छा। इनमें जोखिम ज्यादा होता है, लेकिन इनाम भी उतना ही बड़ा। और बाकी 3, वो इनसे कैसे अलग है? चौथी कहानी है साइक्लिकल्स की। ये वो कंपनियां हैं जिनकी किस्मत अर्थव्यवस्था के उतार चढ़ाव से जुड़ी होती है। जैसे ऑटो, स्टील। हाँ, सीमेंट कंपनियां। जब इकोनॉमी अच्छी चल रही होती है तो ये आसमान छूती हैं, लेकिन मंदी आते ही सबसे पहले यही गिरती हैं। मतलब इनमें टाइमिंग का बहुत जरूरी है। सबसे जरूरी। अगर आपने इकोनॉमी के टॉप पर कोई स्टील कंपनी खरीद ली, तो हो सकता है आपका पैसा सालों तक फंसा रहे। ठीक है। और 5वीं कहानी? वो है टर्न अराउंड्स की। ये वो कंपनियां हैं जो लगभग डूब चुकी थी, दिवालिया होने की कगार पर थी, लेकिन अब वापसी कर रही हैं। हाँ, कोई नया मैनेजमेंट आया, उन्होंने बिजनेस को वापस पटरी पर ला दिया। ये बहुत जोखिम भरा दांव होता है, एक तरह का लॉटरी टिकट कह सकते हैं। चल गया तो पैसा कई गुना, नहीं तो जीरो। और
आखिरी कहानी है एसेट प्लेस की। ये वो कंपनियां हैं जिनके पास कोई छिपी हुई संपत्ति होती है। छिपी हुई संपत्ति मतलब? मान लीजिए एक पुरानी टेक्सटाइल मिल है जिसकी फैक्ट्री शहर के बीचों बीच एक बहुत महंगी जमीन पर है। अब कंपनी का बिजनेस भले ही घाटे में हो, लेकिन उसकी जमीन की कीमत कंपनी की पूरी मार्केट वैल्यू से ज्यादा है। वाह! तो एक बार जब हम किसी कंपनी की कहानी समझ जाते हैं तो हमारी उम्मीदें भी सही हो जाती हैं। लेकिन सबका सपना तो वही फास्ट ग्रोअर ढूंढना होता है जो मल्टीबैगर बन जाए। बिल्कुल, और यहीं पर सबसे बड़ा धोखा होता है। धोखा? हाँ, स्क्रिप्ट में एक बहुत मजेदार नियम है। बड़ी कमाई पहले से फेमस स्टॉक्स में नहीं, बल्कि उबाऊ यानी बोरिंग लगने वाली कंपनियों में होती है। ये तो बिल्कुल उल्टा लगता है। बोरिंग कंपनियों में पैसा क्यों बनेगा? इसके पीछे एक गहरी मनोवैज्ञानिक वजह है। हमारा दिमाग नई और रोमांचक चीजों की तरफ भागता है। हम अगला अमेज़न या टेस्ला खोजना चाहते हैं। कोई ये नहीं सोचता कि नाली साफ करने वाले केमिकल बनाने वाली कंपनी में पैसा लगाकर अमीर बना जा सकता है। सही बात है। जब तक कोई स्टॉक अखबार की सुर्खी बनता है, तब तक तो स्मार्ट पैसा बन चुका होता है। एग्जैक्टली। असली मौके वहीं छिपे होते हैं जहां कोई देख नहीं रहा। तो फिर एक अच्छी बोरिंग कंपनी की पहचान क्या है? सिर्फ बोरिंग होना तो काफी नहीं होगा। बिल्कुल नहीं। इसके लिए कुछ चेक पॉइंट्स हैं। पहला, क्या बिजनेस इतना सरल है कि आप उसे समझ सकें? दूसरा, क्या कंपनी का नाम थोड़ा उबाऊ है, जैसे गुप्ता पैकेजिंग? बड़े एनालिस्ट ऐसी कंपनियों पर ध्यान नहीं देते। और तीसरा, जो सबसे जरूरी होगा, नंबर्स। हाँ, क्या कंपनी के नंबर्स उसकी ग्रोथ की कहानी को सपोर्ट करते हैं? कहानी अच्छी लगने के साथ साथ उसके पीछे के आंकड़े भी मजबूत होने चाहिए। आंकड़ों की बात आती है तो सबसे पहले दिमाग में पीई रेशियो आता है। सब कहते हैं कि कम पीई वाला स्टॉक सस्ता है, खरीद लो। क्या ये सही है? देखिए, ये शायद सबसे आम गलतियों में से एक है। अच्छा। हाँ, मतलब सिर्फ पीई रेशियो को देखना तो ऐसा हो गया जैसे आप किसी गाड़ी को सिर्फ उसके रंग को देखकर खरीद रहे हैं। सही बात है। पी तभी काम का है जब आप उसे कंपनी की ग्रोथ के साथ जोड़कर देखें। ओके। सोचिए, एक कंपनी का पीई 10 है और दूसरी का 20। पहली नजर में 10 वाली सस्ती लगेगी, है ना? हाँ। लेकिन अगर 10 पीई वाली कंपनी बिल्कुल बढ़ ही नहीं रही और 20 पीई वाली कंपनी हर साल 30% से बढ़ रही है, तो कौन सी बेहतर हुई? जाहिर है 20 पीई वाली। तो ग्रोथ को इस समीकरण में कैसे फिट करें? इसके लिए एक बहुत ही कारगर टूल है पेग रेशियो। पेग रेशियो? हाँ, फॉर्मूला बहुत सिंपल है। पेग निकालने के लिए पीई रेशियो को कंपनी की सालाना ग्रोथ रेट से डिवाइड कर दीजिए। तो अगर एक कंपनी का पीई 20 है और वो 20% की रफ्तार से बढ़ रही है, तो उसका पेग हुआ 1। ये एक अच्छी कीमत हो सकती है। और अगर ग्रोथ कम हो तो? मान लीजिए दूसरी कंपनी का पीई भी 20 है, पर वो सिर्फ 10% से बढ़ रही है, तो उसका पेग हुआ 2। मतलब ग्रोथ के हिसाब से ये शायद महंगी है। अच्छा, तो नियम यह है कि 1 से कम पेग अच्छा है। हाँ, 1 से कम पीक दिखाता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। सीधी सी बात है, सिर्फ महंगा या सस्ता मत देखो, ग्रोथ के हिसाब से प्राइस देखो। ये तो बहुत काम की बात है। लेकिन ग्रोथ और पीई के बाद आती है बैलेंस शीट, और उसे देखकर तो अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। और इसी डर को दूर करने के लिए एक बहुत ही सरल नियम है। क्या? अगर आप किसी कंपनी का बिजनेस 10 साल के बच्चे को समझा सकते हैं, तो समझ लो वो निवेश के लायक हो सकती है। लेकिन क्या ये थोड़ा ज्यादा सिंपल नहीं हो गया? आज की दुनिया में कई बेहतरीन कंपनियां हैं, जैसे जो एआई या बायोटेक में हैं, उनका बिजनेस समझना तो बहुत मुश्किल है। ये बहुत अच्छा सवाल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ टॉफी बनाने वाली कंपनियों में निवेश करना है। इसका मतलब है कि आप जिस भी कंपनी में निवेश करें, उसकी बुनियादी बातें आपको साफ होनी चाहिए। वो पैसा कैसे कमाती है, उस पर कर्ज कितना है, और क्या उसके पास कैश है। ओके। वैसे ही होती है। जिस कंपनी पर कर्ज का बोझ कम और कैश ज्यादा होता है, वो मुश्किल समय में भी टिक सकती है। तो बस बैलेंस शीट में कर्ज और कैश देखना है। हाँ, क्या कंपनी का कर्ज साल दर साल कम हो रहा है? क्या उसके पास कैश बढ़ रहा है? अगर हाँ, तो ये एक मजबूत कंपनी का संकेत है। आपको हर एक नंबर का एक्सपर्ट बनने की जरूरत नहीं है। ये तो बिल्कुल मेरी अपनी कहानी लग रही है, मेरे पहले निवेश की। हाँ, क्या हुआ था? अरे, मैंने एक अच्छी कंपनी का स्टॉक लिया, वो शायद 20% गिरा और मैं इतना डर गया कि मैंने सब बेच दिया। ओह। और बाद में वही स्टॉक 5 गुना हो गया। वो डर मुझे आज भी याद है। इस भावना से कैसे लड़ें? ये हर किसी के साथ होता है,
और यही निवेश का सबसे मुश्किल और सबसे जरूरी हिस्सा है, अपने दिमाग पर काबू रखना। बाजार को टाइम करने की कोशिश करना बेवकूफ़ी कहा गया है, कोई नहीं कर सकता। डर और लालच आपके सबसे बड़े दुश्मन हैं। तो फिर सही मानसिकता क्या है? जब डर लगे तो क्या करें? यहाँ पर एक लाइन है जो हर निवेशक को अपने स्टडी टेबल पर लिखकर लगा लेनी चाहिए। बताइए। स्टॉक की कीमत गिरने से मत डरो, कंपनी के खराब होने से डरो। ये बहुत गहरी बात है, इसे थोड़ा और समझाइए। हम में से ज्यादातर लोग स्टॉक की गिरती हुई कीमत को बिजनेस की बर्बादी मान लेते हैं। जब बाजार गिरता है तो अच्छी और बुरी दोनों कंपनियों के शेयर नीचे जाते हैं। सही बात है। लेकिन एक आम निवेशक घबराकर अपनी अच्छी कंपनी भी बेच देता है, सिर्फ इसलिए कि उसकी कीमत गिर रही है, भले ही कंपनी का प्रॉफिट बढ़ रहा हो। तो ये मानसिकता आपको बाजार के शोर से हटाकर बिजनेस की असलियत पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करती है। बिल्कुल। अगर बिजनेस अच्छा कर रहा है तो कीमत में गिरावट तो खरीदारी का एक बेहतरीन मौका है। तो अगर हम इन सब बातों को एक साथ जोड़ें, अपनी रोज की जिंदगी में मौके ढूंढना, कंपनी की कहानी समझना, उसके नंबर्स को ग्रोथ के साथ देखना और अपनी भावनाओं पर काबू रखना, इसका निचोड़ क्या है? इसका निचोड़ एक आखिरी राज और एक एक्शन प्लान में। राज यह है, आपको बाजार के हर स्टॉक को खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी पूरी जिंदगी बदलने के लिए सिर्फ 2-3 सही फैसले ही काफी हैं। ये विचार आपके ऊपर से बहुत बड़ा दबाव हटा देता है। हाँ, निवेश गुणवत्ता का खेल है, मात्रा का नहीं। और एक्शन प्लान, उसे हम कैसे अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं? एक्शन प्लान बहुत सीधा है। पहला, अपनी आंखें और कान खुले रखो। अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को अपनी रिसर्च लैब बनाओ। ठीक है। दूसरा, जब कोई कंपनी अच्छी लगे तो उसकी कहानी समझो। देखो वो 6 कहानियों में से कहां फिट होती है। तीसरा, उसके नंबर्स की जांच करो, खासकर कर्ज, कैश और पीजी रेशियो। चौथा, सब्र रखो। और पांचवा और सबसे मुश्किल, जब बाजार में तूफान आए तो शांत रहो। अपनी रिसर्च पर भरोसा करो। बिल्कुल। आखिरी संदेश यही है, वॉल स्ट्रीट के पास महंगी मशीनें हैं, आपके पास आंखें और दिमाग हैं। अगर आप अपने आसपास की दुनिया को देखना और समझना सीख गए तो आप हमेशा वन अप ऑन वॉल स्ट्रीट रहोगे। एक मिनट, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है। बताइए। ये जो पूरा तरीका है, ये उन कंपनियों पर तो बहुत अच्छे से काम करता है जिनके प्रोडक्ट्स हम रोज देखते हैं, है ना? वॉशिंग पाउडर, जूते। हाँ, B2C कंपनियां। बिल्कुल। लेकिन उन बिजनेस का क्या जो सीधे हमें, मतलब कस्टमर्स को सामान नहीं बेचते, जिन्हें B2B कहते हैं? सही सवाल है। हाँ, जैसे कोई कंपनी जो सिर्फ बड़ी बड़ी औद्योगिक मशीनों के लिए कोई खास पुर्जा बनाती हो, उन पर यह लिंच तरीका कैसे काम करेगा, ये सोचने वाली बात है।